वारिस पठान साहब, अब ओवैसी जी ने तो एक लीगल मुद्दा, बैरिस्टर साहब ने लीगल मुद्दा खड़ा कर दिया। भाई स्पीकर की परमिशन लेकर गए थे कि नहीं? मुझे ये बताइए कि स्पीकर की परमिशन तो तब ली जाएगी जब एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी और बिल्डिंग हैंडओवर होगी स्पीकर को। अभी तो बिल्डिंग बनी नहीं, अभी तो इमारत बनी नहीं, उसी की निरीक्षण करने जा रहे हैं, अभी तो प्रोजेक्ट स्टेज पर है। अब आप सवाल उठाकर खड़े हो गए कि स्पीकर से परमिशन लिया कि नहीं। कम से कम जब 10 मिनट की पुलिस हटाते हैं तो उसका लीगल पहलू अगर आप सोच लेते तो शायद इस लीगल पहलू का इतना सोच विचार ना करना पड़ता। वारिस पठान साहब, देखिए नविका जी, सबसे सर्वोच्च है संविधान। संविधान के ऊपर प्रधानमंत्री जी भी नहीं है, ना आप और ना मैं है। अब संविधान में ये थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जो ये बताता है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर बिल्कुल अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। और जो कल प्रधानमंत्री ने किया वो सेपरेशन ऑफ पावर्स के टोटल खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। पार्लियामेंट आता है स्पीकर के अंडर में, स्पीकर की परमिशन ले लिए होते साहब, अगर स्पीकर साहब को साथ में लेके जाते तो स्पीकर साहब उनका वहां पे स्वागत भी करते और अच्छी रीत से काम भी होता। प्रधानमंत्री को देश में जहां भी घूमना है घूम सकते हैं, मगर प्रोटोकॉल और जो संविधान के दायरे में रहकर काम करना हो तो प्रधानमंत्री को करना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लंघन किया, ये बिल्कुल थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के एकदम ही खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको आप उल्लंघन नहीं कर सकते। बात नंबर 2, प्रधानमंत्री चाहे कैमरामैन को लेके जाए, जितने कैमरामैन चाहिए वो लेके जा सकते हैं, 2-3 जगह रस्तों पे दिल्ली के कहीं भी फोटो निकाले, मगर ये पार्लियामेंट जो जगह है ये है स्पीकर के अंडर में, उनके खिलाफ गए। अब बात नंबर 2, अगर प्रधानमंत्री इतना ही काम कर रहे हैं, अच्छा है और काम करिए, लेकिन साथ में साथ जब सेकेंड वेव आया था कोरोना का, इतनी सारे लोग मर रहे थे हॉस्पिटल में, एक आध बार प्रधानमंत्री अगर वहां भी विजिट कर लिए होते अगर नविका जी प्रधानमंत्री, तो अच्छी बात होती। जिन लोगों की जाने चले गए उनके परिवारों के साथ अगर प्रधानमंत्री मिल लिए होते जब जाके, तो भी अच्छा होता, मगर प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं था। आज 9 महीने से देश का किसान सड़कों पे आंदोलन कर रहा है, अपनी मांगों के लिए डिमांड कर रहा है, 700 से ज्यादा किसान भाइयों की जानें चले गई। प्रधानमंत्री के पास ये वक्त नहीं कि प्रधानमंत्री उनको जाकर मिले। अब ये प्रधानमंत्री का, आपने कहा अमेरिका गए तो क्या हो गया, अभी कुछ नहीं। देखिए आप तो ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, नाक कटवा के आ गए प्रधानमंत्री, ऐसा ट्रेंड चल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ ट्रेंडिंग है ट्विटर के ऊपर, क्योंकि वो गए, पहला कमला हैरिस के साथ बात की, कमला हैरिस ने उनको ज्ञान दिया डेमोक्रेसी के ऊपर, उनको हिट ट्वीट भी नहीं किया कमला हैरिस ने, तो वहां एक बवाल चला। उसके बाद जो बाइडेन के साथ साहब की बात हुई, बाइडेन साहब ने उनको गांधी जी की बातें बताई कि इस तरह से चलना चाहिए, वो भी प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आया। और प्रधानमंत्री गए थे अमेरिका में, वहां पे बाहर 2 ढोल बजाने वाले खड़े थे, जैसा प्रधानमंत्री किसी की शादी में गए। इतने सारे देश के प्रधानमंत्री आए थे, कहीं भी ये ढोल ताशा बाजे वाले नहीं गए थे, 2 बाजे वाले बाहर खड़े रह के बजा रहे थे, प्रधानमंत्री वहां गए तब अमेरिका में। तो ये सब चीजें जो है देश की जनता देखती है। और देखिए एग्री टू डिसएग्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर मुझे दिक्कत किस चीज से है, आपको दिक्कत किस चीज से? मुझे लगता है कि आपको शायद डॉक्टर की जरूरत है, और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में नंबर कोविड के इतने हैं कि डॉक्टर आपको उपलब्ध ना हो पाए। डॉक्टर आपको दिक्कत किस चीज की है, दर्द किस चीज का है? कि ढोल बज रहे थे, नहीं बजने चाहिए क्या फ्री कंट्री नहीं है, लोग ढोल नहीं बजा सकते? क्या आपको दिक्कत इस बात की है कि कमला हैरिस ने ट्वीट नहीं किया, फिर जब उन्होंने ट्वीट कर दिया तब आपको किस बात की दिक्कत हो गई? और जो बाइडेन साहब ने उनको क्या कहा, टेरर पे जो उन्होंने बातचीत कही, वो बिल्कुल हूबहू वैसे सपोर्ट होकर बाहर आ गई। आप क्या चाहते हैं? आप कौन सा झंडा गाड़ना चाहते हैं? क्योंकि हिंदुस्तान का झंडा, भारत का झंडा तो गाड़कर आ गए मोदी जी। आप मुझे बता दीजिए कि आप दूसरा कौन सा झंडा वहां देखना चाहते थे जो आपको नजर नहीं आया, इसलिए आपको इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतने सारे दुख दर्द आपके निकल कर बाहर आ रहे हैं। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप जवाब देना चाहते हैं वारिस पठान जी का, लेकिन लीगल इशू पे पहले मैं इश्करन भंडारी के पास आती हूँ। लीगल इशू पे इश्करन भंडारी के पास आती हूँ। लीगल इशू ये है जो वारिस पठान साहब ने रेज किया, सेपरेशन ऑफ पावर। आऊंगी वारिस पठान जी, ना आप कहीं जा रहे हैं ना मैं कहीं जा रही हूं, हम भी यहीं, आप भी यहीं, सवाल पब्लिक का शो भी यहीं, नव भारत टाइम्स नाउ नव भारत भी यहीं है, कोई कहीं नहीं जा रहा। थोड़ा सा इत्मीनान करिए, पहले इश्करन भंडारी से पूछ लूं।
ईश्वरन भंडारी, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स कब होती हैं? जब बिल्डिंग बनकर हैंडओवर हो जाए या कंस्ट्रक्शन साइट पर ही सेपरेशन ऑफ पावर शुरू हो जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे समझा दीजिए, मैं लॉयर नहीं हूं, ये पूरी ओवैसी साहब की पार्टी जो है लॉयर्स की फौज है, मुझे नहीं समझ आता, आप मुझे समझा दीजिए। नाविका जी, मुझे पता नहीं है कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्योंकि संविधान तो ये डेफिनेटली नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको क्या, आपके दर्शकों को भी पता होगा कि जो ये परिभाषा दे रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, ऐसी संविधान में क्या किसी भी देश में हो ही नहीं सकती। एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको मंत्रालय टेंडर निकालता है, उसके लिए अलॉटमेंट होती है, वो एक निजी कंपनी बना रही है और उस टेंडर के हिसाब से वहां पे साइट में लेबर भी है। कल को ये बोलेंगे लेबर क्या स्पीकर की परमिशन लेके गई थी, कल को ये बोलेंगे आर्किटेक्ट वहां पे स्पीकर की परमिशन लेके गया था। कैसा सा ये मजाक सा है कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा कि बिल्डिंग वर्क के लिए कल बोलेंगे सुपरवाइजर वहां पहुंचा। पार्लियामेंट के अंदर तो कोई भी आता है उसका पास बनता है, अंडर कंस्ट्रक्शन में वो कैसे पहुंच जाएगा बिना स्पीकर की परमिशन के? और दूसरी बात, इनके संविधान की परिभाषा तो ये है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। वो कौन सी धारा में लिखा था कि 15 मिनट के लिए मन से कहो कि पुलिस हटा दी जाए और फिर हम देखते हैं क्या होगा, उसके लिए कानूनी कार्रवाई ये फेस कर रहे हैं। तो इनकी जो कानून की परिभाषा है वो संविधान से तो नहीं है, वो पता नहीं कौन सी किताब से है, और वो किताब भारत ने संविधान बना के साफ साफ रिजेक्ट कर दी है। दूसरी मुझे बहुत अद्भुत बात लगी घनश्याम जी की, वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी 10वीं जो फेल हो जाए, 12वीं फेल हो जाए, ये फेल हो जाए, वो फेल हो जाए। भैया 2014 में पूरे देश ने उनको 100% मार्क्स से पास कर दिया। 2017 में जहां पे समाजवादी पार्टी सत्ता में थी वहां पे आपकी जमानतें जब्त हो गई और 300 सीट से ऊपर बीजेपी को आपके यूपी की जनता ने ही जिता दिया। फिर 2019 आया, महागठबंधन जैसी एक चीज बनी, जिनसे आप लड़ते थे उनके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ गया, डेमोक्रेसी आप मिला सकते हैं, उसके बाद भी जनता ने आपको फेल कर दिया। तो भैया जब जनता ने इतनी बारी किसी को 100% मार्क्स से पास किया है तो थोड़ी आत्मचिंता कीजिए, थोड़ी रियलाइजेशन कीजिए, और कम से कम ऐसे भद्दे आर्गुमेंट्स तो मत दीजिए कि जनता ने फेल कर दिया है। यूपी का चुनाव आ रहा है, दोबारा अपनी जमानत बचाइए, कंपार्टमेंट में आइए, वो आप कोशिश कीजिए। मुदित अग्रवाल